Good morning dear students in today's class we continue with our history topic Mughals dynasty. So students अभी तक आप लोग मुग़ल डायनेस्टी में डिटेल में पढ़ चुके हो बाबर को, उसके बाद बाबर का लड़का हुमायूं, देन हुमायूं का बेटा अकबर. सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जहांगीर के बारे में. जो जहांगीर था वाज अ सन ऑफ अकबर. सो जहांगीर जो था हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा. जहांगीर स्टूडेंट्स अकबर का सन 1605 में, कब? इन 1605 में मुग़ल एम्पायर का नेक्स्ट रूलर बनता है, मुग़ल एम्पायर का नेक्स्ट बादशाह बनता है अकबर की डेथ के बाद. सो स्टूडेंट्स बेसिकली डायसेंट्री से, ड्यू टू डायसेंट्री अकबर की डेथ हो गई थी. ठीक है. एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सलीम था वो जाना जाता था अपने जस्टिस के लिए. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के जो सलीम था, राजा सलीम ऑल्सो नोन एज जहांगीर, जहांगीर इज़ अ टाइटल ऑफ सलीम. सो जो सलीम था वो अपने जंजीर अदाल, ठीक है, जंजीर अदाल मीन्स उसने अपने महल के बाहर, अपने दरबार के बाहर एक लोहे की एक जंजीर लगा रखी थी, एक कड़ी लगा रखी थी. अगर कोई भी उसको रिंग करता था, बेल करता था, देन उस पर्सन को जहांगीर इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करता था. तो इस किस्म से सिस्टम जो बना रखा था उसको चेन ऑफ जस्टिस को क्या कहा जाता था? जंजीर अदाल. ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जहांगीर ने मेहरुनिशा से शादी की थी. जहांगीर वाज मैरिड विद मेहरुनिशा. उसका ओरिजिनल नेम क्या था? नूरजहां. मेहरुनिशा का ओरिजिनल नेम क्या था? नूरजहां. और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जो मेहरुनिशा थी वो बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहती थी. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेहरुनिशा ने इस चीज़ के लिए स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था. ठीक है जी. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मेहरुनिशा ने पादशाह बेगम, पादशाह बेगम नाम से एक सेपरेट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट बनाया था. उसका मेन काम क्या था कि जैसे वुमेंस को लाइक ज्वेलरी, ऑर्नामेंट एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ये सब काम जो है वर्क फोर्स इम्प्रूव करना, वुमेंस को काम दिलवाना, इन सब चीज़ों का. और इस चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया. ठीक है. और इस चीज़ से भी जो आप कह सकते हो उस टाइम पर मुगल्स रेवेन्यू जनरेट करते थे. अंडरस्टैंड. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस रिप्रेजेंटेड, इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम्स इन इंडिया. तो स्टूडेंट्स अब वो टाइम था, सन 1600 में ही अंग्रेज आ गए थे बेसिकली. सबसे पहले पुर्तगाली आए थे. ठीक है जी. फिर डच आए. ठीक है. ब्रिटिशर आए, फ्रेंच आए. ठीक है. ये आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि कौन सा ऐसा मुग़ल डायनेस्टी का रूलर था जिसके टाइम पर विलियम हॉकिंस भारत आया था. कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था. स्टूडेंट्स बेसिकली ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में अपने ट्रेड सेंटर बना रखे थे. ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में व्यापार कर रखा था, अपना व्यापार फैला रखा था. और वो इसी नज़र से भारत में भी अपना व्यापार करने के लिए आते हैं. तो अंग्रेज़ जो थे वो बेसिकली इंडिया ट्रेड पर्पस से ही आना चाहते थे. और जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो परमिशन मांगता है कि जी हमें फैक्ट्री लगाने दो. तो उस टाइम पे जहांगीर साफ मना कर देता है, सख्त मना कर देता है कि आप इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं खोल सकते. ठीक है. तो उस दौरान जहांगीर थोड़ा सा, आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था. तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था, ठीक है, तो वो एक MBBS डॉक्टर होता है स्टूडेंट्स बेसिकली. तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर का इलाज भी करता है. और खुश हो के फिर जहांगीर उसको इंग्लिश खान का टाइटल देता है. ठीक है. टाइटल था जस्ट इंग्लिश खान कह के बुलाते थे जैसे अंग्रेज़ को. और उसको 400 मनसब की
सेना भी देता है कि जी ये आपके जब तक इंडिया में रहोगे तो आपको ये हमेशा गार्ड करेंगे जैसे, ठीक है। तो खुश होकर मतलब कि इंग्लिश खान का टाइटल देता है, ठीक है, बेसिक पॉइंट है। लेकिन उसको इंडिया में परमिशन नहीं देता कि आप इंडिया में जो है अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो। फिर वो वापस चला जाता है। देन फिर जाके उसके बाद 1615 में 1615 में सर थॉमस रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर थॉमस रो जो अंग्रेज अफसर था, ठीक है, ये एज अ एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। सो एम्बेसडर था किसका? किंग जेम्स फर्स्ट का। कौन? थॉमस रो। और ये भारत आता है और इसको जो है मतलब कि जहांगीर फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे देता है। तो क्या है, आता है इंडिया, जहाँ इस बार राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है ना, कुछ तोहफे उपहार लेके आता है। तो इस चीज़ से देख के जो है जहांगीर खुश हो जाता है, ठीक है जी। और कहता है जी हमें आप फैक्ट्री लगाने दो, फैक्ट्री सेटअप करने दो, बदले में हम आपको एनुअल जो है इसका चार्ज पे करते रहेंगे। जहांगीर कहता है ठीक है, ये बात तो अच्छी है, ठीक है। तो सर थॉमस रो जो था स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा अंग्रेज अफसर था जिसने कि जहांगीर से परमिशन ले ली थी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप करने की। और पहली ईस्ट इंडिया कंपनी स्टूडेंट्स अंग्रेज़ों ने सूरत में लगाई थी, ठीक है जी, सूरत गुजरात, ठीक है। आप कोस्टल रीजन है, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट पहले आकर कोस्टल रीजन पे की, ठीक है, समुद्र के तटों पे। गुजरात हो गया, मसौलीपट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, तो यहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री सेटअप्स कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर के टाइम पे इसका जो सन था खुसरो रिसीव्ड पैट्रोनेज ऑफ 5th 6th गुरु अर्जुन देव जी। सो स्टूडेंट्स, जो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी थे, उनके पास जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, वो पहुंचता है बगावत करने के बाद अपने पिता के खिलाफ। बेसिकली जहांगीर के खिलाफ उसके ही बेटे ने, आप कह सकते हो कि बगावत कर दी थी, रिबेलन बन गया था। बेसिकली आप कह सकते हो कि जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन से उसका बेटा खुश नहीं था, वो चाहता था कि मुझे राजा बनाया जाए, ठीक है, कब तक जहांगीर राजा बना रहेगा खुद। और वो रिबेल करके पहुंच जाता है गुरुजी के पास। तो गुरुजी की शरण में जाता है। गुरु अर्जुन देव जी उसे ब्लेसिंग्स देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। कुछ टाइम बाद जब जहांगीर को पता लगता है कि ऐसा करके जो है गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पास रखा हुआ है, तो गुरु अर्जुन देव जी को शहीद कर दिया जाता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरु अर्जुन देव जी को शहीद कर दिया जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से गुरु जो थे वो जहांगीर के समकाली थे, कौन से गुरु थे जो जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स उस समय के दौरान, ठीक है, जिस समय पे जहांगीर था उस समय पे कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी जो थे स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको किसने शहीद किया था? जहांगीर ने। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बेसिक पॉइंट नोट कर लो, टेक योर टाइम। सो गुरु अर्जुन देव जी जो थे, ठीक है जी, सेंटेंस टू डेथ फॉर हिज ब्लेसिंग्स टू द रिबेल प्रिंस इन 1606, ठीक है जी। तो 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को शहीद कर दिया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा जाएगा कि कौन सा अंग्रेज अफसर जो था ग्रांट ले गया था, परमिशन मिल गई थी जिसको? सर थॉमस रो, ठीक है। और पहला कौन सा अंग्रेज अफसर आया था जहांगीर के कोर्ट में? जहांगीर के दरबार में पहला कौन सा अंग्रेज अफसर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज शाहजहां। शाहजहां जो था, आगे सन वाज जहांगीर। तो शाहजहां जो था स्टूडेंट्स, ही वाज वेल नोन एज अ फादर ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि इसने क्यों कहा गया फादर ऑफ आर्किटेक्ट इन इंडिया? बिकॉज बहुत सारे मोनूमेंट्स अपने टाइम पे बनवाए थे। मोनूमेंट इन द सेंस लाइक जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताज महल,
इतने सारे, इसके भी अलावा और भी कुछ मोनूमेंट्स बनवाए थे, लेकिन मेजर मोनूमेंट्स ये बनवाए थे। इतने सारे मोनूमेंट्स बनवा रहा था, ठीक है, मींस इट शोज़ लाइक बहुत ज़्यादा शौक़ था आर्किटेक्ट्स का, आर्ट एंड कल्चर का। बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी मुग़ल एम्पायर को। ये कैसे महंगी पड़ रही थी आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है, आगे आपको बताऊंगा स्टूडेंट। जस्ट यहाँ पर देखो, इन 1631-32 ही डिफीटेड पोर्चुगीज़, मतलब कि इसने पुर्तगालियों को भी हराया था। जो पुर्तगाली इंडिया में आए, ठीक है, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने पुर्तगाली भी आए थे, पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगालियों को इसने हरा दिया था और पुर्तगालियों को सीमित कर दिया था बीजापुर वाले रीजन में। बीजापुर किसे कहा गया है? बीजापुर इन द सेंस जो आपका गोवा वाला पोर्शन है आज की डेट में, ठीक है। आज की डेट में बीजापुर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन पोर्चुगीज़ को हरा दिया था, कहते जी आप वहीं पे रहो सीमित, ठीक है। शाहजहां फेलिंग हेल्थ सेट ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 4 सन्स इन 1657। कहती जी शाहजहां की बिगड़ती हुई तबीयत उसके 4 बेटों में, वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है कि अब राजा कौन बनेगा नेक्स्ट, यहाँ पर उसके ही बेटों में आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का दारा शिकोह। तो बेसिकली पूरी की पूरी मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल सल्तनत का जो है, दिल्ली सल्तनत का जहाँ पर रूल कर रहे थे मुग़ल्स, उसका पूरा हेड बनाना चाहता था वो दारा शिकोह को। और दारा शिकोह आप कह सकते हो थोड़ा सा सूफिज़म की साइड, लाइक जो वॉर्स वगैरह जिसको पसंद ना हो, इस टाइप का रूलर था। और उसके ही ऑपोजिट जो औरंगज़ेब था, उसका छोटा भाई, औरंगज़ेब को उसने बना रखा था बिहार का गवर्नर। अब औरंगज़ेब चाहता था कि मुझे राजा बनाया जाए, तो अब यहाँ पर आपस में भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सो होता क्या स्टूडेंट्स, बेसिकली औरंगज़ेब अपने भाइयों को मार के, दारा शिकोह को मार के, उसका सर हाथी के पाँव के नीचे दे के कुचलवा देता है दारा शिकोह को, और अपने ही पिता को, शाहजहां को, जेल में डाल देता है, ठीक है जी। तो लास्ट टाइम शाहजहां की हालत ये हो गई थी कि उसकी डेथ भी जेल में ही हुई थी, और जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर उसकी डेड बॉडी को ताजमहल में दफना दिया गया था आगरा के, ठीक है जी। आगरा में ही है ताजमहल, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है जी। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। तो ताजमहल कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? आगरा में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब इस पॉइंट पे आते हैं कि औरंगज़ेब ने जब जेल में डलवा दिया शाहजहां को, तो उस टाइम पर उसने किस बिहाफ पे जेल पे डाला, ये भी तो पता होना चाहिए। सो बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है, औरंगज़ेब कहता है कि शाहजहां ने अभी तक बहुत सारा पैसा सरकारी खजाने में से, सरकारी खजाना मीन्स जो लोगों का, जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, उन पैसों से इसने बेफिजूल के मोनूमेंट्स बनवा दिए। कहता क्या ज़रूरत थी अपने रहने के लिए, इसने रेड फोर्ट बनवाया, लाल किला, ठीक है जी, लाल किला बनवाया, और अपनी वाइफ की याद में जो है इसने ताजमहल बनवा दिया, ठीक है। तो इन चीज़ का हवाला देते हुए जो औरंगज़ेब होता है, औरंगज़ेब अपने ही पिता को जेल में डलवा देता है, ठीक है जी, और जेल में ही उसकी डेथ होती है फिर शाहजहां की। दैन फिर उसके बाद शाहजहां को दफना दिया जाता है ताजमहल में। स्टूडेंट्स इसके बाद का जो टाइम पीरियड था, फिर टाइम पीरियड शुरू होता है औरंगज़ेब का। अब जो औरंगज़ेब था स्टूडेंट्स, बेसिकली औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा क्रूर शासक, मुग़ल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए रूल करने वाला शासक भी माना जाता है। सबसे लंबे समय तक सिर्फ 2 ही रूलर्स ने, एक अकबर अप्रॉक्सीमेट 50 ईयर्स तक रूल किया, सेकंड इज़ औरंगज़ेब, उसने भी अप्रॉक्सीमेट 49 to 50 ईयर्स तक रूल किया था।
देन स्टूडेंट्स होता क्या है, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं अकबर के। औरंगज़ेब के स्टूडेंट्स, जो औरंगज़ेब था, सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही औरंगज़ेब राजा बनता है, डिक्लेयर करता है कि अब से मैं मुग़ल डायनेस्टी का, मुग़ल एम्पायर का रूलर हूँ, उसके बाद औरंगज़ेब सबसे पहला काम करता है री इम्पोज जजिया। री इम्पोज जजिया। जो जजिया था स्टूडेंट्स, जजिया क्या था? जजिया वाज अ टैक्स जो किसको पे करना पड़ता था? जो नॉन मुस्लिम्स थे। ठीक है जी, तो नॉन मुस्लिम्स को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। दोबारा से इसने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही रूलर बनता है, जितनी भी इस्लामिक लॉज की जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको फिर से स्टार्ट करवा देता है। जजिया री इम्पोज करवा देता है, सारे के सारे लीक्वर्स बैन कर देता है, सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बैन करवा देता है। और स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा काम करता है औरंगज़ेब कि डेक्कन में, दक्षिण भारत में, ठीक है, डेक्कन किसे कहा गया है? साउथ इंडिया को। दक्षिण भारत में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीडिशंस भेजता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेना, अपनी फोर्सेस भेजता है कि साउथ इंडिया को भी कैप्चर करो। नॉर्थ में तो रूल चल ही रहा होता है औरंगज़ेब का, बट होता क्या है जी, साउथ इंडिया में उस टाइम पे मराठास पावर में होते हैं। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी होते हैं उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट मोनार्क डिक्लेयर कर दिया होता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए मुगल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है साउथ इंडिया को कैप्चर करना। बीजापुर और गोलकोंडा जैसे जो एरियाज़ थे, ये भी औरंगज़ेब के हाथ से निकल गए थे और औरंगज़ेब के लगभग 12 किलो के ऊपर शिवाजी ने अपना कब्जा कर लिया था। सो शिवाजी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था औरंगज़ेब। ठीक है जी, और साउथ में ऐसा होता है, और आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ इंडिया वाली साइड भी उसके लिए मुश्किल हो जाती है। अगर हम डिस्कस करें, एक रफ स्केच है स्टूडेंट्स, रफ डायग्राम है इंडिया का। ठीक है जी, जो पंजाब वाली साइड है और नीचे महाराष्ट्र वाली साइड है। ठीक है, उस टाइम पर तो कोई, आप कह सकते हो पंजाब या महाराष्ट्र ऐसा कुछ मैप में था नहीं, जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो पंजाब वाली साइड भी मुगल्स अपनी आर्मी भेजते हैं और गुरु तेग बहादुर जी को कैप्चर कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। फिर गुरु तेग बहादुर जी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूलने के लिए जो है औरंगज़ेब ने कहा था। होता क्या है बेसिकली कि कुछ जो कश्मीरी पंडित थे वो हेल्प के लिए गए थे, कुछ हिंदू आए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास कि हमें हेल्प करो, हमें बचाओ। और गुरु तेग बहादुर जी जब औरंगज़ेब के साथ उनकी मीटअप होती है तो औरंगज़ेब जो है उनको कैप्चर करवा लेता है और कहता है कि ज़बरदस्ती आप इस्लाम कबूल करो। वहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी पीछे नहीं हटते हैं और औरंगज़ेब जो है गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवा देता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा देता है। ठीक है, कब हुए थे? इन 1675। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इसकी मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करूँगा, ये आप उसमें से पढ़ लेना। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हुआ क्या था कि गुरु तेग बहादुर जी जब शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हिंद की चादर भी कहा गया था। तो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद औरंगज़ेब के लिए मुश्किलें और बढ़ चुकी थी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के बाद जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे उन्होंने सिख धर्म की कमान संभालते हैं, अपनी सिख मिलिटेंट फोर्स बनाते हैं। ठीक है, हर परिवार में से एक जो बड़ा बेटा होता है उसको अपनी सिख आर्मी में रिक्रूट करते हैं और मुगल्स के ख़िलाफ़ जो हैं वो स्ट्रेटजीज़ प्लान करते हैं कि हमने अब कैसे मुगल्स के ख़िलाफ़ बैटल्स लड़नी है, लड़ाइयाँ लड़नी है। नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, साउथ इंडिया में शिवाजी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब होता क्या है कि औरंगज़ेब जो था वो विद द हेल्प ऑफ देयर मनसबदार्स, राजा जय सिंह, उसकी हेल्प के साथ कहते हैं जी आप जो है अपने मनसबदार को ऑर्डर देता है कि आप अपने लेवल पे शिवाजी को बुलाओ और कहो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं शिवाजी के साथ। तो शिवाजी जाते हैं मिलने के लिए। होता क्या है, शिवाजी को वहाँ पर
अरेस्ट कर लेते हैं, बड़े चालाक होते हैं मुग़ल, ठीक है, अरेस्ट कर लेते हैं। तो अरेस्ट करने के बाद जब शिवाजी देखते हैं कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, तो शिवाजी स्कीम लगाते हैं और चुपके से एक पालकी में बैठकर, जो महल से बाहर जा रही होती है, फलों की टोकरी होती हैं, उसके अंदर पालकी सी होती है बड़ी सी, तो उस बड़े से टोकरे में बैठ के बाहर निकल जाते हैं और बच के ऐसे औरंगज़ेब की प्रिजन से बच के वापस आ जाते हैं अपने मराठा एम्पायर में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फिर जाके जो है औरंगज़ेब की मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे मुग़ल आर्मी हर तरफ से जो है कम हो रही थी, नॉर्थ से भी साउथ से भी, क्योंकि हर साइड से औरंगज़ेब की जो मिलिट्री है वो लड़ाई लड़ रही थी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अब औरंगज़ेब के बाद जो है डिक्लाइन आ गया था मुग़ल्स एम्पायर में। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, जस्ट वेट। हाँ जी स्टूडेंट्स आगे देखिए। सो औरंगज़ेब का टाइम पीरियड 1658 से लेके 1707 तक, 1707 तक रूल किया था। 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। औरंगज़ेब के टाइटल स्टूडेंट्स, औरंगज़ेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था और इसे ज़िंदा पीर भी कहते थे, ठीक है। तो ये टाइटल इसको मुस्लिम्स नहीं दिए थे, ठीक है, ज़िंदा पीर भी बोला करते थे इसको और आलमगीर भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, औरंगज़ेब कैप्चर गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटेड हिम इन 1675। तो 1675 में जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो उस टाइम पे शहीद हुए थे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है, स्टेट्स के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जजिया वाज री इंट्रोड्यूस, तो जजिया जो टैक्स था, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम जो लोग थे, ठीक है, मीन्स हिंदुओं को वो टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। जो पर्सन ये टैक्स नहीं पे कर पाएगा उसको जो है इस्लाम कबूलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिस्टम था ऐसा। सो औरंगज़ेब डाइड इन 1707। ही वाज बरीड एट खुलदाबाद, जो कहाँ पर है, दौलताबाद में। तो औरंगज़ेब की डेथ जो है स्टूडेंट्स वो 1707 में हो गई थी, ठीक है, और कहाँ पर दफनाया गया था उसको, दौलताबाद में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, औरंगज़ेब की वाइफ राबिया उद दुर्रानी, इसने अपनी वाइफ का मकबरा बनवाया था जिसका नाम था बीवी का मकबरा। मकबरा मीन सेम काइंड ऑफ टॉम्ब, ठीक है, जहाँ पर इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, फिर उसकी याद में इसने मकबरा बनवाया था जहाँ पर इसकी वाइफ को दफनाया गया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, बीवी का मकबरा, जो कहाँ पर है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम। एंड देन स्टूडेंट्स बेसिकली औरंगज़ेब के टाइम के ऊपर ये कह सकते हो, जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि शिवाजी महाराज जो थे, ठीक है, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल जो है स्थापित किया था पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है, और वो अपने लेवल पे अपने एम्पायर को चला रहे थे। और जो राजा जय सिंह था अम्बेर का, वो औरंगज़ेब का बहुत अच्छा खास दोस्त होता है और उसका मनसबदार भी होता है। तो जय सिंह को कहता है कि बुलाओ शिवाजी को, हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन शिवाजी को वो अरेस्ट करके जेल में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवाजी उनके कैप्चर से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स शिवाजी जो थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल महाराष्ट्र में अपना मराठा एम्पायर चलाया। बट शिवाजी की डेथ के बाद जो उनके बेटे थे शंभाजी को औरंगज़ेब एग्जीक्यूट करवा देता है, मरवा देता है, ठीक है जी, धोखे से। देन इसके बाद औरंगज़ेब तक ही आप कह सकते हो कि जो मुग़ल एम्पायर था वो ज़ैनिथ पे था, टॉप पे था। औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर में भी डिक्लाइन आ गया था स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा कारण क्या था, जो मुग़ल्स का मनसबदारी सिस्टम था, ठीक है। आई होप आप सबको पिछली क्लास में समझ आया होगा कि मनसबदारी सिस्टम जो था वो इट्स काइंड ऑफ ए मिलिट्री रैंक, ठीक है, जहाँ पर मिलिट्री रैंक असाइन किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़ात एंड सवार, हमने पढ़ा था 2 टाइप के इंपॉर्टेंट मनसबदार होते हैं, ज़ात एंड सवार। ज़ात हो गया कि उसकी कितनी पावर है, उसको कौन सा रैंक मिल रखा है। सवार मीन्स उसके पास कितने घुड़सवार हैं,
ठीक है, 5000 घुड़सवार सेना है, 10,000 घुड़सवार सेना है, तो दैट इज़ रिलेटेड विद सवार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो मनसबदारी सिस्टम था वो धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन का कारण बनता है। कैसे, मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ। बेसिकली इतने ज़्यादा मनसबदार जो है औरंगज़ेब ने रिक्रूट किए थे, क्योंकि औरंगज़ेब नॉर्थ में भी फ़ाइट लड़ रहा था, साउथ में भी फ़ाइट लड़ रहा था, और जो फॉरेन इन्वेजन कोई आ जाए तो अफ़गान में वहाँ पे भी लड़ना पड़ रहा है, हर जगह पे लड़ाई लड़ रहा है। और इतने ज़्यादा मनसबदार रिक्रूट कर लिए, और ज़्यादातर जो मनसबदार थे वो राजपूत थे। अब इतने सारे मनसबदार हो गए कि बहुत बड़े लेवल पे करप्शन भी स्टार्ट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे डिफेंस में हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रखेगी तो डेफिनेटली एक करप्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस लेवल पर मनसबदारी सिस्टम में करप्शन शुरू हो गए थे कि जागीरदारी सिस्टम भी उसके आगे फेल हो गया था। बहुत सारे मनसबदार जो थे वो अपने आप को जागीरदार समझने लगे थे। मनसबदारों को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई थी कि कई जो जागीर मीन्स स्टूडेंट्स के बहुत बड़े एरिया का अंपायर जो है अपने अकॉर्डिंग चलाना, तो जागीर के हेड समझने लग गए थे। यही सबसे बड़ा कारण बनता है मुग़ल्स के डिक्लाइन का। तो मुग़ल एम्पायर इसके बाद डिक्लाइन कर जाता है। देन इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फेज़ आता है लेटर मुग़ल्स का। तो जो लेटर मुग़ल्स के कुछ रूलर्स थे, बहुत बेसिक पॉइंट उसमें पूछे जाते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र फर्स्ट जो पहला रूलर था, ठीक है, फ़ारूक शहर, आलमगीर, ठीक है, बीच में शाह आलम II आया था, एंड फिर बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड जो लास्ट रूलर था, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 के रिवोल्ट के नाम पे जेल में डाल दिया था। तो इस तरीके से जो है लेटर मुग़ल का दौर भी ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये लेटर मुग़ल वाले पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है मुग़ल एम्पायर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लेटर मुग़ल्स प्लस जो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको आज की क्लास में अच्छे से सारे सेशन में बातें समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप बार बार पढ़िए। ठीक है जी, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।